प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के साइंस के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आइए शुरू करता हूं। क्लास 7 साइंस में चैप्टर 5 है जो कि ये हिंदी मीडियम में बताने जा रहा हूं। अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो जैसा कि आप जानते हो, नींबू, इमली, नमक, शक्कर, सिरके, इन सब में क्या होता है? अम्ल उपस्थित होता है। इन सब का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है। और ये खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर अम्ल उपस्थित होता है, एसिड होता है। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल, एसिड होते हैं। जैसे पदार्थों का रासायनिक प्रकृति भी अम्लीय होती है। तो यानी जिन पदार्थों में अम्ल उपस्थित होगा उसका गुण भी कैसा होगा? रासायनिक गुण, प्रवृत्ति या उसकी प्रकृति, रासायनिक गुण कैसे होंगे? अम्लीय होगी। ठीक है। आगे देखिए, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे सॉपी टच देते हैं, साबुन जैसे लगते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। देखो, कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग सूचक का इस्तेमाल करते हैं, इसका परीक्षण जांच करने के लिए। सूचकों को जब अम्लीय तथा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। जैसे कि हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। ठीक है। नीचे क्या आप जानते हैं? एसिटिक अम्ल क्या होता है? सिरका होता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक, चींटी, बिढ़न, इन सब जो डंक मारती है ना, मधुमक्खी, ततैया, तो इन सब में क्या होता है? इन सब में फॉर्मिक एसिड होती है, यानी फॉर्मिक अम्ल। नींबू के रस, फल के रस, संतरा, जितने भी खट्टे फल हैं, इन सब में सिट्रिक अम्ल होता है या साइट्रिक अम्ल, सिट्रिक या साइट्रिक। लैक्टिक अम्ल दही में होता है। ऑक्सैलिक अम्ल पालक में होता है। एक्सकॉर्बिक अम्ल आंवला में होता है, या कुछ सिट्रस फल है उसमें भी। और टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक एसिड, ये इमली में, अंगूर, कच्चे आम में जो भी बहुत ज़्यादा खट्टे हैं, बहुत ज़्यादा खट्टे हैं, उनमें टार्टेरिक भी पाया जाता है। तो ये सभी किसके नाम हैं? अम्ल के नाम हैं। और ये बच्चों, ये सभी दुर्बल अम्ल हैं, वीक एसिड हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट ये सभी केमिकल होते हैं और ये आर्टिफिशियल तरीके से अवेलेबल होते हैं। बट ये जो एसिड यहाँ पर दिया हुआ है, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, ये सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अब प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कुछ क्षारक के नाम जान लेते हैं। तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी होता है, जो सफ़ेदी करने के लिए चूना पानी मिलाते हैं ना, घोल, वही। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं खिड़की, जो कांच वगैरह की चीज़ें होती है उसको साफ़ करने के लिए। कई बार लैपटॉप, ग्लासेस वगैरह साफ़ करने के लिए जो आता है, उसमें लिक्विड रहता है, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। साबुन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह मिला होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूधिया मैग्नीशियम, इसको कई बार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, दूधिया मैग्नीशियम, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वाइट होता है। तो आपने जाना एसिड और बेस
कौन कौन से होते हैं? अम्ल और क्षारक। अब हम लोग बात करते हैं हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने बताया लिटमस, तो देखो लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। देखो लाइकेन एक प्रकार का पौधे का रूप है जिसमें कि फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी, हरित शैवाल, ठीक है, दो जीव आपस में एक रिलेशनशिप सेटअप करते हैं जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है चित्र में। और यही पौधा लाइकन है। ये क्या है? फंगस भी है और एल्गी भी है, ठीक है। कवक बोलते हैं एल्गी को हिंदी में। फंजाई और कवक आपस में एक संबंध बनाकर रहते हैं। संबंध के बारे में बात करें तो फंगस क्या करता है? इनको मिट्टी से पानी यानी जल सोखने में मदद करता है और एक शेल्टर देता है, मतलब आश्रय देता है, घर बना के देता है। और जो कवक हैं यानी एल्गी, उनके अंदर हरे रंग होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिस वजह से वो प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो आसानी के साथ फूड बना पाते हैं, भोजन बना पाते हैं। फिर दोनों ही जीवों को भोजन मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के ये पौधा रूपी जो चीज़ें देख रहे हो यही लाइकेन है। इस लाइकेन को काट के लाते हैं और इसका रस निकालते हैं। जैसे पपीते के पत्ते का रस निकालते हैं ना डेंगू के इलाज के लिए, उसी तरह से इसका भी रस निकालते हैं। और इसी के रस से क्या बनाया जाता है? तो लिटमस बनाया जाता है। और वो लिटमस घोल के रूप में भी उपस्थित हो सकता है और दूसरे रूप में वो लिटमस पत्र के रूप में उपस्थित होता है। लिटमस पेपर बोलते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। एक लाल रंग का लिटमस पेपर है और एक ब्लू रंग का है, ठीक है। तो आगे कह रहा कि आसुत जल में इनका रंग मौव यानी नीलसोस होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यानी अम्ल में लाल रंग इसका आता है, एसिड में लाल रंग, और क्षार जिसको बेस कहते हैं उसमें नीला रंग यानी ब्लू कलर। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में भी उपलब्ध होता है, यानी स्ट्रिप के रूप में भी होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। नलके का पानी, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट का घोल, वातीय पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूधिया मैग्नीशियम, धावन सोडे का विलयन तथा चूने का पानी। ये सब चीज़ें क्या है? ये सभी चीज़ों को आप जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसमें ये एसिडिक है या कि बेसिक है, मतलब ये अम्लीय है कि ये क्षारीय है, इसका जांच कर सकते हैं। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं। आपने लाल वाला डाला उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया, आपने ब्लू डाला उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया, तो ऐसे पदार्थ उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे घोल उदासीन कहलाते हैं, मतलब इंग्लिश में इसको न्यूट्रल कहते हैं। ना ये एसिडिक है ना बेसिक है, ये न्यूट्रल है, यानी ना तो ये अम्लीय है और ना ही ये क्षारीय है या क्षारकीय। तो आपने देखा लिटमस घोल के रूप में भी उपस्थित होता है और पत्र के रूप में भी उपस्थित होता है। दोनों का प्रयोग जो है किसी भी घोल पदार्थ का हम लोग प्रकृति जानने के लिए करते हैं कि वो अम्लीय है या फिर वो क्षारकीय है। तो अब हम लोग बात करते हैं अगले इंडिकेटर की, जो कि क्या होता है? टर्मेरिक, हल्दी, है ना, हल्दी का पाउडर। आपको क्या करना है? हल्दी का पाउडर लेना है और उसमें पानी मिलाकर उसका पेस्ट तैयार करना है और उस पेस्ट को
ये पेपर के ऊपर, जैसा देखो इसमें दिखाया हुआ है, पेपर के ऊपर या फिल्टर पेपर के ऊपर आप उसको इस तरह से लीप दें या लगा दें। ठीक है, ऐसा करने के बाद ये आपका तैयार हो गया लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आप इसको नहीं कह सकते, आप इसको कह सकते हो कि जो हल्दी का सूचक है, पेपर की तरह ही है ये भी, लेकिन ये टर्मेरिक इंडिकेटर या हल्दी जो एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। अब इसमें क्या होगा, अगर आप इसके ऊपर बेस डालोगे और इसके ऊपर एसिड डालोगे यानी क्षारक और अम्ल डालोगे तो अलग अलग रंग दिखाएगा ये। अगर आप अम्ल डालोगे तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा, अगर इसके ऊपर अम्ल यानी एसिड डालोगे तो कलर कैसा होगा, ब्लू हो जाएगा। और बेस जो कि क्षारक है अगर वो डालोगे तो रेडिश हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला इंडिकेटर है बच्चों सूचक के रूप में गुड़हल। गुड़हल का पुष्प यानी फूल का इस्तेमाल करते हैं। लिखा है गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियां एकत्रित कीजिए और उसे एक बीकर में रखकर थोड़ा गर्म पानी उसमें जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक वो रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, गुड़हल के पुष्प एक सूचक है, अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी बना देता है जिसको कि मैग्नेटा कलर बोलते हैं। यानी अब इसमें क्या होगा, अगर अम्ल मिलाओगे तो कैसे कलर रंग आएगा, मैग्नेटा कलर आएगा। मैग्नेटा कलर कैसा होता है, पिंक होता है, डार्क पिंक। डार्क पिंक समझते हो, मतलब पिंक और बिल्कुल गाढ़ा पिंक, हाँ मैग्नेटा बोलते हैं। मैग्नेटा लिखा है ना, बट मैग्नेटा ये। क्षारकीय विलयनों में ये हरा रंग देता है, अगर इसमें क्षार मिलाओगे तो कैसा रंग आएगा, हरा रंग। तो इस प्रकार मैं एक बार फिर से इंडिकेटर्स को बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपने लिटमस घोल पढ़ा, उसके बाद लिटमस पेपर पढ़ा, फिर टर्मेरिक यानी हल्दी वाला पढ़ा, ठीक है, और लास्ट में ये गुड़हल का फूल से जो रस तैयार हुआ उसका पढ़ा। तो कौन सा रंग देता है किसमें, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और इंडिकेटर की बात करते हैं। ये इंडिकेटर है फिनोप्थैलीन। फिनोप्थैलीन जो है ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। ये जो सूचक है ये कृत्रिम सूचक है, केमिकल रसायन से बना हुआ है। ये फिनोप्थैलीन क्या करता है, अगर इसमें आप अम्ल डालोगे तो किसी प्रकार का कोई रंग नहीं आएगा, कलरलेस रहेगा, रंगहीन रहेगा। लेकिन अगर आप इसमें बेस डालोगे या बेस को इसमें डालोगे तो ये कैसे कलर में आएगा, पिंक कलर में आएगा। तो फिनोप्थैलीन क्या करता है, बेस को पिंक कलर कर देता है, लेकिन एसिड में कोई कलर नहीं छोड़ता है। ठीक है, इसके बाद एक और अगला इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज खुद तो वैसे ऑरेंज कलर का होता है, ये भी एक इंडिकेटर है, सूचक है। ठीक है, कौन, मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज जो है वो कौन सा कलर देता है, देखो ये क्या है, ये जो पिंक कलर वाला है ये है फिनोप्थैलीन का दिया हुआ। ठीक है, फिनोप्थैलीन का दिया हुआ है। यहाँ पर एक उदासीनीकरण दिया हुआ है। उदासीनीकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन। देखो जैसा कि आप जानते हो एसिड और बेस दोनों का जब अभिक्रिया होगा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। क्या होगा, दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। जिस प्रकार जो अम्ल है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा और क्षार जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लाल लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर। उसी तरह से जब आप न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करोगे, जैसे वाटर है, सॉल्ट है, ये सभी न्यूट्रल है, उदासीन घोल है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई कलर परिवर्तन या रंग का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर आप पानी, एक जो उदासीन घोल है
या फिर कह सकते हो कि एक न्यूट्रल है। तो इसमें अगर आप लाल लिटमस पेपर डालोगे या ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। और मैं बात कर रहा था अब आगे एक अगले इंडिकेटर एक बता रहा था आपको, मिथाइल ऑरेंज की बात कर रहा था। तो मिथाइल ऑरेंज में देखो क्या होता है कि ये रेड कलर देता है। किसमें? जब मिथाइल ऑरेंज खुद ही वैसे ऑरेंज कलर का होता है, रेडिश टाइप का ही होता है थोड़ा, एसिड में ये रेड कलर देगा और बेस में येलो कलर देगा। यानी आपके पास मान लो मिथाइल ऑरेंज एज ए इंडिकेटर है, ऑरेंज कलर भी थोड़ा सा रेड से मैच करता ही है, बट फिर भी एसिड में ये रेड हो जाएगा। और एसिड मतलब अम्ल, और बेस में कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, लिखा जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोप्थेलिन गुलाबी रंग देता है, इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन करता है उसको। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन को मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। उदाहरण के लिए समझें, मान लीजिए कि एक फिनोप्थेलिन हमारे पास है और हमारे एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, तो क्षारक में डालेंगे फिनोप्थेलिन तो हो जाएगा कैसा? गुलाबी कलर में। और फिर अब उसमें डाल देंगे सोडियम, ये माफ कीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अम्ल डाल देंगे। अब जैसे उसमें अम्ल डालोगे तो फिर से उसका रंग चला जाएगा, फिर फिनोप्थेलिन डालो फिर से रंग आ जाएगा, फिर से एसिड डालो अम्ल फिर से चला जाएगा। यानी अम्ल क्या कर दे रहा है? उसको वापस न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, यानी न्यूट्रल बना दे रहा है, उदासीन कर दे रहा है, उसके प्रभाव को खत्म कर दे रहा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव या ऑलवेज उष्मा निकलती, यानी हीट निकलता है उससे, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त उष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ा देता है, यानी जो उससे हीट निकल रही, इस हीट की वजह से जो वो घोल है उसका तापमान में वृद्धि हो जाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जिसको लवण कहते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है। क्या परिभाषित किया जा सकता है? इसे पढ़ें। लिखा किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार या इस प्रक्रम में उष्मा निर्मुक्त होने के कारण साथ साथ लवण और जल का निर्माण होता है। लवण मीन्स सॉल्ट और जल वाटर, इसका निर्माण होता है। तो कोई भी पूछेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है तो बताओगे किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रम में उष्मा निर्मुक्त होती है या उसके साथ साथ लवण और जल का भी निर्माण होता है। ठीक है। अम्लीय वर्षा, आपको पता होगा कि वायुमंडल में अलग अलग गैसें होती है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस प्रकार की। तो वायुमंडल में उपस्थित जो ये गैसेस हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ इसका अभिक्रिया हो जाता है, और जब जल की अभिक्रिया इन गैसों से होगी तो एसिड बनेगा, अम्ल बनेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होगा तो नाइट्रिक अम्ल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा तो कार्बनिक अम्ल बनेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड का होगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। तो इसी से क्या होता है कि बारिश के साथ साथ एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है। और इस अम्ल वर्षा के कारण जैसे कुछ ताजमहल जैसे चट्टानों से बना हुआ है कार्बोनेट से, तो वो मार्बल्स क्या होता है, खराब हो जाता है। जैसे कई लोहे का आयरन पिलर है, इन सब के ऊपर उस बारिश होती है तो उससे वो उसमें जंग लग जाता है, खराब हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आपके शरीर पर भी अम्लीय वर्षा होगी तो आपके शरीर के चमड़ी के ऊपर, स्किन के ऊपर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि बारिश के पानी में नहाने से घमौरी मर जाती है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसिड रेन होती है और वो बिल्कुल तीक्ष्ण, बहुत ही तीखा एसिड नहीं होता, हल्का होता है, इसलिए बॉडी पे घमौरी जला देता है, घमौरियों को। देखो ये रिएक्शन जो दिया हुआ है इसको भी आप अच्छे से याद करेंगे। अम्ल प्लस में क्या है, क्षारक, क्या बना है, लवण तथा जल, और उष्मा निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया, इसका उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो जिसका सिंबल है HCl, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो जिसका सिंबल है NaOH। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, और सोडियम क्लोराइड है NaCl, और प्लस में जल का निर्माण होगा जो है H2O, और उष्मा भी निकलेगी इससे। तो इस प्रकार से उदासीनीकरण, जिसको कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ये समाप्त हुआ। अब चैप्टर में थोड़ा सा बचा हुआ एक टॉपिक लास्ट, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। अपाचन, इंडाइजेशन, हमारी बॉडी में बच्चों कभी कभी क्या होता है कि खाना पचता नहीं है और फिर दर्द होता है, इरिटेशन होता है पेट में। हमारे अमाशय में हाइड्रोलिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं। एंटा एसिड, प्रति अम्ल मीन्स एंटा एसिड लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। कई बार इसको सोडा वाटर, इनो, ये सब भी में होता है। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से का अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, यानी न्यूट्रल कर देते हैं, तो फिर दर्द खत्म हो जाता है। यानी पेट में एसिड की बढ़ गई मात्रा तो बेस उसमें डाल दो, यानी खा लो, पी लो बेस। आगे है चींटी का डंक। जो चींटी होती है, बिढ़न, ततैया, खोटा, पिपरी, इसके अलावा तो इन सब के डंक में क्या होता है, एसिड होता है, अम्ल होता है। उस अम्ल को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। जैसे ही सपोज करो आपको बिढ़न ने काट लिया, ततैया ने काट लिया, या चींटी ने ही काट लिया, वो क्या करेगा, फॉर्मिक अम्ल आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, चुबा दिया, डाल दिया, तो आपके बॉडी में क्या चला गया, एसिड चला गया। अब आपको क्या करना है, उस एसिड को हटाना है, ख़त्म करना है, तो क्या चाहिए, बेस चाहिए, यानी अम्ल के प्रभाव को कम करना है तो हमें क्षारक चाहिए। तो क्षारक क्या होता है, चूना जो है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे चूना खैनी लोग खाते हैं, तो वो क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है, वो अगर रगड़ दो उसके ऊपर तो उससे भी काम कर जाएगा। नहीं तो किचन में एक सोडा होता है जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, अगर बेकिंग सोडा, वो भी क्या होता है, क्षारक होता है, अगर उसको भी वहाँ पे रगड़ दो तो वो खत्म हो जाएगा, आपका ठीक हो जाएगा। फूल जाता है ना, हाँ, लेकिन जल्दी से ऐसा कर दोगे तो नहीं फूलेगा। यही लिखा हुआ है इसमें कि जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव्य डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा, अथवा कैलामाइन विलयन मल कर उदासीन किया जा सकता है। कैलामाइन विलयन क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, तो जिंक कार्बोनेट भी ये काम करता है, एसिड के प्रभाव को खत्म कर देगा, अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देगा। इसी प्रकार एक अगला टॉपिक है मृदा उपचार, सोइल ट्रीटमेंट। आपको ये पता होगा कि मिट्टी में जब आप फसल उगाते हैं किसान, तो बहुत ज़्यादा रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है, मिट्टी के अंदर अम्लीयता बढ़ जाती है, मिट्टी एसिडिक हो जाती है, जिससे क्या होता है कि पेड़ पौधों का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता, पेड़ जल जाता है, और जो उससे फूड ग्रेन्स तैयार हो रहा है वो भी, उसमें भी जहर आ जाता है। तो मिट्टी के अंदर ये अम्लीयता कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस उसमें डालना पड़ेगा, क्षारक डालना पड़ेगा। देखो पढ़ के समझाता हूँ। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है।
यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों, जो कि पौधों की बात करते हैं, पौधों को पादप भी कहते हैं, तो पौधों में वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती। जब मृदा अधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा चूना, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसमें वाटर डाल देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आप खेत में डाल दें, जो कि क्षारक है, तो इससे क्या हो जाएगा, मिट्टी के अंदर उपस्थित अम्लीयता खत्म हो जाएगी। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि मिट्टी के अंदर क्षारकीयपन ही बढ़ जाए, बेसिसिटी बढ़ जाए, बेस बढ़ जाए, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जैव पदार्थ मिलाएंगे, यानी कंपोस्ट डालेंगे, खाद डालेंगे, गोबर खाद होता है ना, खरपतवार का सड़ा हुआ खाद, तो वो डाल दो। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा उसमें जो है अम्लीयता बढ़ जाती है, यानी क्षारकीयपन कम हो जाता है। तो जब क्षारकीयपन बढ़ जाए तब भी उपचार कर सकते हैं, जब अम्लीयता बढ़ जाए तब भी उपचार कर सकते हैं। अम्ल बढ़ गया तो क्षारक मिला दो, क्षारक बढ़ गया तो अम्ल मिला दो। इस प्रकार से मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है, जो उसका रेंज चाहिए अम्लीयता और क्षारीयता का, वो बना रहे, प्रॉपर रहे, जिससे कि प्लांट का भी ग्रोथ प्रॉपर हो, पौधा भी जो है सही तरीके से अपना वृद्धि कर पाए। वेरी लास्ट टॉपिक, कारखानों का अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ये अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया जाए, विसर्जित किया जाए, तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल कष्ट कर सकते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। क्या किया जाता है, फैक्ट्री से मान लो बहुत ज़्यादा उसमें एसिड का काम हो रहा है, तो एसिड का काम हो गया, बाद में जो वेस्ट निकला वो तो एसिड ही है, डायरेक्ट उसको डाल दोगे आप किस में, नदियों में, तो वहाँ पर नदी में पानी क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, तो मछली, जलीय जीव और जल में पेड़ पौधे भी होते हैं, सब मर जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, फैक्ट्री के आगे एक टंकी बनाओ, उस टंकी में उसको डालो, और वो एसिड है तो फिर बेस खरीद के लाओ बाजार से, और बेस उसमें डाल दो और 1-2 दिन छोड़ दो, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देगा, तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा, उदासीन बन जाएगा। उसके बाद उसको नदियों में बहा दो या कहीं खेतों में बहा दो, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। लेकिन अक्सर लोग लापरवाही में ऐसा करते हैं, सोचते भाई पैसा भी खर्च होगा थोड़ा बहुत, और कौन इतना झमेला लेता है, सीधे जाओ छुप करके फेंक दो। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो तो धरती से चले जाएंगे, लेकिन उनके बाल बच्चे, आने वाली पीढ़ियां तो धरती पर रहेंगी। तो इस तरह के काम गलत है, आने वाले समय में धरती का नाश करेंगे ये लोग। तो इस प्रकार की चीज़ें आप अगर करते हुए देखें तो उसका विरोध करें, और ख़ास करके विरोध ना करें, कम से कम आप खुद तो ऐसा ना करें, आप अपने आप को तो बदल ही सकते हैं। तो इस प्रकार के चीज़ों का भी ध्यान रखें। ये सब हमारे सिलेबस में इसलिए होता है ताकि हमारे को ये समझ में आए और हम जागरूक हो सकें, अवेयर हो चुके। तो इस चैप्टर में इतना ही। चैप्टर की बातें अगर कम समझ में आई होगी तो आप एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देखें, और जो चीज़ें मैंने टिक लगा दिया है आप उस लाइन को बार बार पढ़ें। अगर पूरी बुक पढ़ सकते हो तो ये भी अच्छी बात है, बट कम से कम जो मैंने टिक लगाया है उसको ज़रूर पढ़ें, बार बार पढ़ें। और आगे के चैप्टर्स के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मैं अगला वीडियो जब डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। सर जी, इसका क्या